इस वीडियो में मैं आपको फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ SN1 और SN2 के बारे में बताऊंगा भाई। ठीक हो गया। ऑलरेडी हम दो इफेक्ट पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। जैसे इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, एक हमने ये पढ़ लिया है, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ लिया है भाई। ठीक हो गया कि किस तरह से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि सबस्टेट देख करके कि रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बिहाफ पे हम किस तरह से जज करते हैं कि जो रिएक्शन है वो SN1 पाथवे से जाएगा या SN2 पाथवे से जाएगा। ठीक हो गया। एक और आगे जो बाकी फैक्टर्स बचे हैं उनको मैं बहुत डिटेल में विद एग्जांपल आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा भाई। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टेरिक इफेक्ट की। ठीक हो गया। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है एक टाइप का हिंड्रेंस। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं स्टेरिक इफेक्ट की, किसकी बात करता हूं? स्टेरिक इफेक्ट की। स्टेरिक इफेक्ट, इस इफेक्ट के बिहाफ पे मुझे बताना है कि किस तरह से स्टेरिक इफेक्ट के बिहाफ पे आप बता सकते हो कि रिएक्शन SN1 पाथवे से जाएगी या SN2 पाथवे से जाएगी। ठीक हो गया भाई। तो देखो देखो भाई, याद रखना, सबसे पहले मैं बात करूंगा SN2 की, SN2 रिएक्शन की। देखो भाई, आपके पास एक एल्किल हैलाइड है, लेट अस सपोज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? इस पे अटैक किया। अटैक करने के बाद ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। क्या बनाता है? ट्रांजिशन स्टेट। ये वाला इस टाइप का एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। और देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो देखो भाई, यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो किस तरह से बनती है? पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या आती है? यहाँ पे आता है रिएक्शन का प्रोग्रेस। क्या आता है भाई? रिएक्शन का प्रोग्रेस आता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है भाई? पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं SN2 के लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाऊं तो वो कैसे होता है? इस टाइप से होता है। ठीक हो गया भाई। तो यहां से यहां तक की जो एनर्जी रहेगी दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गया। तो ये वाला जो स्टेट है दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट TS। ठीक हो गया भाई। तो ये तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, जितनी कम होगी, ठीक हो गया, रिएक्शन उतनी क्या होगी? फास्ट होगी। देखो भाई, अगर मैंने हिंड्रेंस बढ़ाया, ठीक हो गया, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप ले लिए, यहाँ पे भी CH3 ले लिया और यहाँ पे भी CH3 ले लिया। ठीक हो गया भाई। तो जो ट्रांजिशन स्टेट बना वो क्या बनेगा? यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, ये वाला भी CH3 आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब क्या होगा? इस CH3 की वजह से क्या होगा? देखो भाई, ये बड़ा ग्रुप है, ये वाला बड़ा ग्रुप है। ठीक हो गया भाई। तो ये आपस में रिपल्सन क्रिएट करने लग जाएगा। ठीक हो गया भाई। तो देखो भाई, जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी यहाँ पे हुआ करती थी, अब वो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी थोड़ा सा क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया भाई। इस स्टेप से पाथवे सेम है, बस क्या हुआ है? ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है। और जिसके कारण जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो गया है? बढ़ गई है। जो EA है एक्टिवेशन एनर्जी, वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गई है। और रिएक्शन क्या हो गई है? स्लो हो गई है। ठीक हो गया। तो यानी कि जो स्टेरिक इफेक्ट है, जो स्टेरिक इफेक्ट है, स्टेरिक इफेक्ट, उसके कारण क्या हो रहा है? जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी क्या हो जा रही है? इंक्रीज हो जा रही है। जिसके कारण रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या हो जा रहा है भाई? डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक हो गया। यदि मैं एल्किल हैलाइड्स में बात करूं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक हो गया। देखो भाई, सबसे ज्यादा क्राउडिंग किस में होगी? 3 डिग्री में। ठीक हो गया। इसलिए 3 डिग्री का रेट सबसे कम होगा। उससे कम क्राउडिंग 2 डिग्री में,
उससे कम क्राउडिंग 1 डिग्री में और सबसे कम क्राउडिंग होगा 0 डिग्री में। इसलिए SN2 रिएक्शन 0 डिग्री में क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। क्या होती है भाई, बहुत फास्ट होती है। ठीक हो गया। तो स्टेरिक इफेक्ट के कारण जो SN2 का रेट था वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, SN2 का रेट क्या हो गया भाई, डिक्रीज हो गया है। ठीक हो गया भाई। अब बात करते हैं कि स्टेरिक के हिसाब से SN1 का रेट क्या होता है। तो देखो भाई, देखो भाई, यहां पे एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं बी स्ट्रेन। क्या बोलते हैं भाई, बी स्ट्रेन। बी स्ट्रेन का मतलब होता है बैक स्ट्रेन। क्या बोलते हैं भाई, बैक स्ट्रेन। ठीक हो गया, बैक स्ट्रेन। अब ये बैक स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बाद में लिखाता हूं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो भाई, देखो, अगर मैं बात करता हूं SN1 रिएक्शन की, यहां पे मैं आप लोगों के लिए एक एल्किल हैलाइड ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, एक एल्किल हैलाइड ले लेता हूं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक हो गया भाई। देखो भाई, यहाँ पे जो एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल है, नियर अबाउट 109 डिग्री के। ठीक हो गया। ये वाला एंगल भी सेम है 109, ये वाला भी सेम है और ये वाला एंगल भी 109 है। ठीक हो गया भाई। अब देखो, अब देखो, याद रखना, अगर मैं SN1 की बात करता हूं तो SN1 में जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है ये मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, प्लेनर। कैसे, इस टाइप से एक प्लेन में आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा CH3, दिस इज योर CH3, और ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, CH3। ठीक हो गया। और ये क्या हो गया, प्लेनर हो गया। अब हर किसी के पास यहाँ पे जो एंगल है वो वाला एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। क्या हो गया भाई, 120 डिग्री। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी कितना हो गया, 120 डिग्री। तो देखो भाई, बीटा स्ट्रेन मतलब बैक स्ट्रेन। ठीक हो गया। तो SN1 के केस में बी स्ट्रेन काम में आता है। ठीक हो गया। वो क्या करता है, अगर बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, तो इन ग्रुप के बीच में रिपल्सन होता है। ठीक हो गया। जो क्या करता है, बैक स्ट्रेन मारता है और उसको क्या बना देता है, उसको प्लेनर बना देता है। ठीक हो गया भाई। याद रखना, याद रखना, जितना जल्दी ये कार्बोकटायन बनेगा, जितना जल्दी ये कार्बोकटायन बनेगा उतना जल्दी क्या हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री हो जाएगा वो चीजें। ठीक हो गया भाई। तो याद रखना, SN1 के केस में ये जो पहला स्टेप है ये क्या आता है, RDS में आता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक हो गया। तो जितना जल्दी ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो कार्बोकटायन में बदलेगा, प्लेनर कार्बोकटायन में बदलेगा, उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक हो गया। तो जितना ज्यादा बी स्ट्रेन होगा उतना जल्दी SN1 का रेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बी स्ट्रेन कैसे हुआ, बी स्ट्रेन किस चीज को बोला है, यानी कि बी स्ट्रेन इज अ फोर्स विच मेड द कंपाउंड प्लेनर। ठीक हो गया। तो यानी कि जो बी स्ट्रेन है, समझ में आया, वो क्या है, फोर्स है। क्या है भाई, फोर्स है, विच, जो, समझ में आया, विच मेड, या मेक बनाता है, मेक द कंपाउंड प्लेनर, जो कंपाउंड को प्लेनर बना देता है, कंपाउंड को क्या बना देता है, प्लेनर बना देता है। और उस प्लेनर की वजह से SN1 का रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो देखो भाई, सबसे ज्यादा बी स्ट्रेन किस में होगा, 3 डिग्री कार्बोकटायन में, फिर 2 डिग्री कार्बोकटायन में, फिर 1 डिग्री कार्बोकटायन में, फिर सबसे कम किस में होगा, 0 डिग्री में। यही तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन। ठीक हो गया। तो देखो भाई, स्टेरिक इफेक्ट के हिसाब से, अगर मैं स्टेरिक इफेक्ट के हिसाब से बात करूं, तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, ठीक हो गया, तो SN1 का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। और SN2 का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा भाई। ठीक हो गया भाई। तो ये मैंने आपको स्टेरिक इफेक्ट के कारण SN1 और SN2 रिएक्शन किस तरह से होती है ये बताया भाई। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। देखो भाई, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। देखो भाई, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, मैंने बताया था कि जैसे 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 स्टेरिक बल्कि ग्रुप बढ़ेंगे SN2 का रेट क्या हो जाएगा, जो मेरे पास SN2 है उसका जो रेट है, ठीक हो गया भाई, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो भाई, देखो भाई, क्या बोला था,
मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। क्या है भाई? पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। ये तुम्हारे पास क्या है? रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और ये ट्रांजिशन स्टेट। ठीक हो गया? देखो भाई, कहाँ पे सबसे कम क्राउडिंग है? ये वाले में। ठीक हो गया? ये वाले में, ये वाले में। तो जहां पे क्राउडिंग सबसे ज्यादा है वहां पे रेट सबसे कम होगा, और जहां पे क्राउडिंग सबसे कम है वहां पे रेट सबसे ज्यादा होगा। तो SN2 का रेट सबसे ज्यादा किस में होगा? ये फर्स्ट वाले में होगा। ठीक हो गया? अब देखो सेकंड वाले में क्राउडिंग देखो, यहाँ पे और यहाँ पे है। थर्ड वाले में भी 3 मिथाइल ग्रुप है, 1 2 और 3। ठीक हो गया? सेम क्राउडिंग है, लेकिन यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है उससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक हो गया, उससे 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 और ये 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसको बोलते हैं अल्फा ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं? अल्फा ब्रांचिंग। ठीक हो गया? अब देखो भाई, यहाँ पे क्या है? ये वाला तुम्हारा एल्किल हैलाइड है, इस पे ग्रुप नहीं जुड़ रखा है। इसके अगले वाले पे जिसको बोलते हैं बीटा, उस पे क्या कर रहा है? ग्रुप ऐड हो रहे हैं। इसको बोलते हैं बीटा ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं भाई? बीटा ब्रांचिंग। ठीक हो गया भाई? याद रखना, अगर अल्फा ब्रांचिंग हुआ तो हिंड्रेंस ज्यादा होगा, अगर बीटा ब्रांचिंग हुआ तो हिंड्रेंस क्या होगा? कम होगा। ठीक हो गया भाई? देखो भाई, एक बेहतरीन ट्रेंड आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। ठीक हो गया? अगर मैं बात करता हूँ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन की, किसकी बात करता हूँ? रेट ऑफ SN2 रिएक्शन की। तो जहां पे बिल्कुल ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग, ठीक हो गया भाई, कोई क्राउडिंग नहीं है, याद रखना वहां पे रेट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद बीटा वाले पे ब्रांचिंग अगर हो, बीटा पे ब्रांचिंग हो तो रेट थोड़ा क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। अगर ब्रांचिंग अल्फा पोजीशन पे है, अल्फा ब्रांचिंग है, तो रेट सबसे कम होगा, रेट सबसे कम होगा। ठीक हो गया? अगर मैं पहले वाले को 1 बोल देता हूं, दूसरे वाले को 2 और इसको 3 बोल देता हूं, तो रेट ऑफ SN2 बताओ भाई, रेट ऑफ SN2 बताओ भाई, सबसे ज्यादा रेट किसमें होगा? जिसमें ब्रांचिंग है ही नहीं, पहला वाला। ठीक हो गया? उसके बाद जिसमें बीटा ब्रांचिंग होगी उसमें रेट ज्यादा होगा, तो यानी कि तीसरा वाला। और फिर जिसमें अल्फा होगी उस वाले की बात कर लेते हैं। अगर सेम SN1 के लिए बोलूं तो याद रखना, जहां पे ज्यादा स्ट्रेन वहां पे SN1 रिएक्शन फास्टर। तो SN1 के केस में ये वाला जो सीन है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा SN1 के लिए। ठीक हो गया भाई? तो होप ये स्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा भाई। तो देखो आगे, तो देखो भाई, अगला जो है, अगला फैक्टर वो है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। किसकी बात करूंगा? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की। ठीक हो गया भाई? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भाई। याद रखना, अगर जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो चीजें आप लोग अच्छे से देख लेते हो तो याद रखना आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन हो जाएगी भाई। ठीक हो गया? तो देखो देखो, मैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की बात करता हूं। ठीक हो गया? अगर देखो, रेट ऑफ SN1 लिखना हो, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन लिखना हो, ठीक हो गया, तो रेट ऑफ SN1 इज इक्वल टू क्या होता है? के, रेट कांस्टेंट, और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? केवल एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया? अगर मैं बात करता हूं रेट ऑफ SN2 की, रेट ऑफ SN2, तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? SN2 है मतलब सेकेंड ऑर्डर है, तो ये एल्किल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया। देखो भैया की, अब क्या है कि तुम्हें इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक हो गया? इस बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक हो गया? इन शॉर्ट क्या करना है? ये जो RX बॉन्ड है उसको तोड़ना है। ये होता है डेल पॉजिटिव, ये होता है डेल नेगेटिव। तो देखो भाई, तोड़ने का एक सिंपल फंडा है। क्या फंडा है? कि याद रखना, किसी भी तरीके से इसे डेल नेगेटिव से इंटरेक्ट करवा दो और किसी भी तरह से इसे डेल पॉजिटिव से इंटरेक्ट करा दो। ठीक हो गया भाई? जैसे ही तुमने इंटरेक्ट किया, इनके बीच में दरार आ जाएगी भाई। ठीक हो गया? और रिश्ता टूट जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो याद रखना, यहां पे मैंने क्या किया? पोल्स का इस्तेमाल किया। तो याद रखना, पोल्स किस में बनते हैं? पोलर सॉल्वेंट में। किस में बनते हैं भाई? पोलर सॉल्वेंट में। ठीक हो गया? तो एक बात तो मेरी यहां से समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि याद रखना,
चाहे SN1 रिएक्शन है चाहे SN2 रिएक्शन है, उसके लिए पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे क्या करना है, RX बॉन्ड तोड़ना है। ठीक हो गया भाई। अब देखो पोलर सॉल्वेंट भी तो दो टाइप के होते हैं भाई, बचपन में मैंने पढ़ा था। जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, क्या जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक हो गया। एक को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और दूसरे को बोलते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक हो गया भाई। अब पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक हो गया भाई। ये भी देख लेते हैं, कुछ चीज छूटनी नहीं चाहिए। देखो भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के मैं एग्जांपल आप लोगों को लिखा देता हूं। देखो पोलर प्रोटिक में आता है जैसे H2O वाटर। ठीक हो गया। जैसे HCl, जैसे HBr, जैसे ETOH। ETOH देखो भाई, ET का मतलब इथाइल है, इसमें इथाइल अल्कोहल, इसको मैं C2H5 लिखता हूँ, उसको हमेशा ET लिखूंगा। और मिथाइल को मैं हमेशा Me लिखूंगा। CH3 को क्या लिखूंगा? Me लिखूंगा। ठीक हो गया भाई। और याद रखना मिथाइल अल्कोहल MEOH, ये तुम्हारे पोलर सॉल्वेंट हो गए। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? देखो पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक, तो याद रखना दोनों में हाइड्रोजन होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा, याद रखना वो प्रोटॉन क्या होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा, फोन के कुछ एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा। देखो देखो, दिखाओ भाई। देखो भाई, यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? ओ से जुड़ा हुआ है ना, ये देख लो भाई, ये वाला इस तरह से। ठीक हो गया। अगर HCl की बात करूं तो ये फोन के एलिमेंट, ये Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है भाई, मुझे पता है। अगर ETOH की बात करूं तो देखो भाई CH3 CH2, और ये देखो O किससे जुड़ा हुआ है? इस H से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिसमें जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ क्या होता है? ऐड होता है। ठीक हो गया भाई। और अगर मैं पोलर अप्रोटिक की बात करूं, किसकी बात करूं? पोलर अप्रोटिक की, तो देखो भाई इसके एग्जांपल हो गए DMF। DMF का मतलब क्या होता है? डाई मिथाइल फॉर्मोमाइड। याद रखना ये CH3, ये CH3, सिंगल बॉन्ड क्या आएगा? N, ये वाला। और क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आएगा? H। देखो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन कभी भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON या Cl के साथ नहीं जुड़ा होगा। ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? कार्बन के साथ। ये वाला किसके साथ जुड़े हुए हैं? कार्बन। ये किसके साथ जुड़े हैं? कार्बन के साथ। ऐसी मैं बात करता हूं DMSO की, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। देखो भाई क्या आएगा यहाँ पे? S, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और डबल बॉन्ड O। ठीक हो गया भाई। इसमें भी क्या है? जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं ऐड हुआ है। ठीक हो गया भाई, नहीं ऐड हुआ है। किसके साथ हुआ है? कार्बन के साथ ऐड हुआ है। ठीक हो गया। अब एक बेहतरीन बात जो याद रखनी है भाई, बेहतरीन बात जो याद रखनी है, क्या रखनी है? अगर अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो याद रखना ये SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो ये SN2 रिएक्शन को क्या करता है? फेवर करता है। ठीक हो गया भाई। तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर पोलर प्रोटिक हुआ तो SN1, अपोलर अप्रोटिक हुआ तो हमेशा SN2 रिएक्शन होती है भाई। ठीक हो गया। साथ ही साथ एक एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए भाई। ठीक हो गया। कुछ कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, और साथ साथ में एग्जांपल भी चलते रहेंगे। ठीक हो गया भाई। तो देखो देखो भाई, यहाँ पे आप देखोगे कि सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक हो गया। यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है दोनों में सेम है। ठीक हो गया। दोनों के लिए सबस्ट्रेट भी सेम है। बताओ केवल चेंज हो रखा है सॉल्वेंट, एक में है DMF और दूसरे में है मैथिल अल्कोहल। ठीक हो गया, मैथेनॉल। तो बताओ भाई यहाँ पे कौन सा पाथवे होगा? SN2, क्योंकि
ये जो सॉल्वेंट है वो क्या है, पोलर अप्रोटिक है, ठीक हो गया, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। और जो MeOH था ये क्या है, पोलर प्रोटिक है, क्या है भाई, पोलर प्रोटिक, ठीक हो गया। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो SN1 को क्या करेगा, फेवर करेगा, ठीक हो गया भाई। तो इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया भाई। देखो भाई, अगला जो फैक्टर मैं पढ़ाने वाला हूं वो है इफेक्ट ऑफ Lg, इफेक्ट ऑफ Lg, ठीक हो गया भाई। याद रखना SN1 और SN2 दोनों के लिए बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप चाहिए भाई, ठीक हो गया, बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप चाहिए। अब क्यों चाहिए, देखो, देखो भाई, चाहे SN1 रिएक्शन है चाहे SN2 रिएक्शन है, ठीक हो गया भाई, चाहे मैं SN1 की बात करूं चाहे मैं SN2 की बात करूं, ठीक हो गया, दोनों के लिए बेहतरीन लिविंग ग्रुप चाहिए भाई, ठीक हो गया। क्या चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए भाई, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, RDS स्टेप में ही बाहर रिमूव हो रहे हैं भाई, ठीक हो गया। तो दोनों रिएक्शनों के लिए लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, ठीक हो गया। याद रखना जो क्राइटेरिया ऑफ गुड लिविंग ग्रुप है, क्या है, क्राइटेरिया ऑफ गुड लिविंग ग्रुप, क्राइटेरिया ऑफ गुड लिविंग ग्रुप, वो क्या होता है, वो जनरल होता है कि जो चला जाए और वापस भी ना आए, ठीक हो गया, क्या बोला, चला जाए और वापस भी ना आए, वापस ना आए। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं लिविंग ग्रुप की, लेट अस सपोज मेरे पास एक लिविंग ग्रुप है X, ठीक हो गया। तो लिविंग ग्रुप का क्या काम है कि ये बाहर रिमूव हुआ, ठीक हो गया भाई। याद रखना, याद रखना, वो लिविंग ग्रुप चले ही जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, चले ही जाना चाहिए, ठीक हो गया। ये दोबारा इसके साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप का मतलब जो एक बार छोड़ करके चला जाए और वापस ना आए, ठीक हो गया। एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास यहाँ पे X लिविंग ग्रुप है, ठीक हो गया। और ये X क्या हो सकता है, तुम्हारा क्या हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है और क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन और फ्लोरीन हो सकता है, ठीक हो गया भाई। तो याद रखना सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है, आयोडीन होता है, फिर क्या होता है, ब्रोमीन होता है, फिर क्या होता है, क्लोरीन, और लास्ट में क्या होता है, फ्लोरीन, ठीक हो गया। याद रखना, बहुत बेहतरीन बात मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो ये आयोडीन I- होता है ना, ये गुड लिविंग ग्रुप भी होता है, क्या होता है, गुड Lg, गुड लिविंग ग्रुप। और ये क्या भी होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ठीक हो गया। तो ये गुड लिविंग ग्रुप भी होता है और गुड न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ठीक हो गया। क्यों होता है इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, एक बेहतरीन एग्जांपल दूंगा इसका, ठीक हो गया, लेकिन आने वाले वीडियोस में, इसमें नहीं, क्योंकि लेक्चर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देखो भाई, देखो, याद रखना, लेटर सपोज मेरे पास वाटर है HOH, ठीक हो गया, और ये किस में बना, बना, ये बना तुम्हारा OH- में कन्वर्ट हो गया और क्या आ जाएगा, H+, ठीक हो गया। यहाँ पे OH- क्या है, बेस है, क्या है, बेस है, ठीक है भाई। तो याद रखना ये जो बेस है, ये जो लिविंग ग्रुप है ना, ये लिविंग ग्रुप, ये वाला जो बेस है, ठीक हो गया, OH ही तो बाहर हुआ है, ये जो लिविंग ग्रुप है ये क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए, खुद ही सेल्फ स्टेबलाइज होना चाहिए, ताकि ये दोबारा इसके साथ कंबाइन ना हो, ठीक हो गया। और अगर कंबाइन हो जाएगा तो दोबारा ये बन जाएगा, तो वो लिविंग ग्रुप ही कहाँ का हो गया भाई, ठीक हो गया, ब्रेकअप हुआ और फिर पैचअप हो गया। तो देखो भाई, अच्छे अच्छे लिविंग ग्रुप के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बेस है ये क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए। तो देखो भाई, कुछ एग्जांपल दे देता हूं। देखो भाई, यहाँ पे आपके पास देखो ये है पैराटॉल्विन सल्फोनिक एसिड, ले लेता हूं, ये वाला, ये बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, क्योंकि जो इसका बेस है, कॉन्जुगेट बेस है, ठीक हो गया, वो क्या है, बहुत स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्या है भाई, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये O- और ये क्या आ जाएगा, H+, ठीक हो गया भाई। ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसे है रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये यहां जा सकता है,
इसको ऊपर कर सकता है। ठीक हो गया भाई। दूसरा पाथवे ये यहाँ जा सकता है और इसको इधर कर सकता है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक हो गया। अब कभी ये इसके साथ क्या नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। तो इसका मतलब देखो भाई, यहाँ पे इसको बोलते हैं O, और ये वाला जो ग्रुप है उसको टोसाइलेट बोलते हैं, TS, OTS। ठीक हो गया। तो इस लिविंग ग्रुप को मैं कैसे लगा सकता हूँ, OTS की तरह लगा सकता हूँ। ठीक हो गया। किसी उससे लगा दिया नॉर्मल कंपाउंड से, और ये क्या कर जाएगा, बाद में लीव कर जाएगा। ठीक हो गया भाई। तो ये काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है OTS। ठीक हो गया। देखो भाई, अब मैं लिविंग ग्रुप आपको लिखा देता हूँ, किस किस टाइप के लिविंग ग्रुप होते हैं। देखो भाई, कुछ बेहतरीन लिविंग ग्रुप, जैसे OTS यहाँ पे मैंने बात की थी ना, OTS इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। OTS इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। देखो भाई, इस OTS की बात कर लेते हैं, किस तरह से लिखेंगे इस OTS को। अगर किसी कंपाउंड में ये चिपका होगा ना इस तरह से, O-, ये वाला, इसको बोलते हैं OTS ग्रुप। क्या बोलते हैं, OTS लिखते हैं। इसे याद रखना, इसे हमेशा OTS ही लिखा जाता है, इतना बड़ा कंपाउंड पीछे चिपकाया नहीं जाता। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोसाइलेट ग्रुप। ठीक हो गया भाई। याद रखना, इसके भाई बंधु भी हैं और अच्छे अच्छे लिविंग ग्रुप। देखो भाई, देखो भाई, इसको बोलते हैं OBS। ठीक हो गया भाई। और ये क्या हो गया, ONS, नोसाइलेट बोलते हैं इसको, ONS लिखते हैं इसको। ठीक हो गया। तो पहले वाले को बोला टोसाइलेट, दूसरे वाले को बोला ब्रोसाइलेट, और थर्ड वाले को बोला नोसाइलेट। ये बेहतरीन क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। कैसे यूज करते हैं, देखो ये मेरे पास कुछ कंपाउंड है और इसमें मैंने क्या लगा दिया, OTS लगा दिया, तो ये लिविंग ग्रुप हो गया। ये वाला कोई कंपाउंड है और मैंने क्या कर दिया, OBS लगा दिया, तो ये लिविंग ग्रुप हो गया। ऐसे मैंने क्या कर दिया, इस तरह से ही लिखे होते हैं ये क्या होगा, ONS होगा, और ये क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। याद रखना, दूसरी बात, अगर लिविंग ग्रुप के तौर पे कोई गैस निकल रही हो, ठीक हो गया, तो जो गैसेस होते हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। गैसेस जो होते हैं, गैसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। ठीक हो गया। क्यों गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, उसका रीजन होता है एंट्रोपी। क्या होता है भाई, एंट्रोपी। ठीक हो गया। क्योंकि अगर अगर किसी रिएक्शन के लास्ट में अगर कोई गैसियस प्रोडक्ट निकलता है, तो याद रखना गैसेस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए तो वो पूरी ओवरऑल रिएक्शन के एंट्रोपी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक हो गया। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, अगर किसी रिएक्शन की एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो रही हो तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक हो गया, वो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। ठीक हो गया भाई। तो याद रखना, अगर कोई गैस निकल रहा है, लेट अस सपोज SO2 कहीं से निकल गया, या इथाइलिन C2H2, इथाइलिन या इथीन, या तुम्हारे पास CO2 या CO, अगर कोई गैस निकला, ठीक हो गया, तो रिएक्शन क्या होगी, बहुत फास्ट होगी। ये बेटर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। ठीक हो गया। अब जब बेटर लिविंग ग्रुप बता रहा हूं तो बैड लिविंग ग्रुप भी बता देता हूं। क्या बता देता हूं, बैड लिविंग ग्रुप। ठीक हो गया, लिविंग ग्रुप। तो बैड लिविंग ग्रुप में क्या होता है, देखो भाई, कभी भी OH को मत निकालना, OH- को। ठीक हो गया, ये बहुत गंदा लिविंग ग्रुप होता है। कभी H- को मत निकालना, कभी R- को मत निकालना, कभी NR2- को मत निकालना, और कभी NH2- को मत निकालना। ये बहुत गंदे लिविंग ग्रुप होते हैं भाई। ठीक हो गया। पहले इसे अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करो, तब जाकर के किसी चीज को निकालो। ठीक हो गया। तो ये क्राइटेरिया है लिविंग ग्रुप का। मैंने बोला ना, चाहे SN1 रिएक्शन है चाहे SN2 रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन के लिए बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप की जरूरत पड़ती है भाई। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन करवाता हूं NCERT का है, आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा भाई। तो देखो, देखो भाई, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड विच वुड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर, कौन SN2 रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग बहुत फास्ट जाएगा, कौन SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट देगा भाई। तो देखो, सबस्ट्रेट सेम है, केवल जो अंतर है वो किस में है, Lg में है, लिविंग ग्रुप में है।
ठीक हो गया, लिविंग ग्रुप में है। तो बताओ भाई कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, आई अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक हो गया। SN2 के लिए हमेशा बेटर लिविंग ग्रुप की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, बेटर Lg, ठीक हो गया। और जहां पे बेटर Lg होगा वहां पे रिएक्शन फास्ट होगी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला जो है वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया भाई। देखो आगे एक जो लास्ट फैक्टर है उसको डिस्कस कर लेते हैं भाई, ठीक हो गया। वो लास्ट फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक हो गया भाई। याद रखना अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, किसकी बात करूंगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल की, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक हो गया। और दूसरा होता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक हो गया भाई। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN1 रिएक्शन करवाता है और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN2 रिएक्शन करवाता है, ठीक हो गया। याद रखना जो ऑक्सीजन डोनर होते हैं ना, ओ डोनर, ओ डोनर, ठीक हो गया। मतलब जैसे मैंने कहा वाटर H2O, ठीक हो गया, या MEOH, ठीक हो गया, ये यहां से करता है डोनेट ऑक्सीजन से, ये यहां से करता है डोनेट, मतलब न्यूक्लियोफिल की तरह कहां से काम करता है, ऑक्सीजन से। तो ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं भाई, ठीक हो गया। अगर न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट है तो SN2 रिएक्शन होगी, ठीक हो गया, और हार्ड है तो क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगी। देखो भाई देखो, याद रखना अगर मेरे पास ये है RO RS R RSE और R क्या है, TE, ठीक हो गया भाई। तो देखो भाई अब मुझे बताओ कि कहां से SN1 का रेट इंक्रीज होगा। देखो भाई डाउन टू द ग्रुप सॉफ्टनेस इंक्रीज हो जाती है, तो यानी कि डाउन टू द ग्रुप SN2 का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या हो जा रहा है, सॉफ्ट। लेकिन सबसे हार्ड कौन है, ऊपर, यानी कि अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा हूं तो हार्डनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो रेट ऑफ द SN1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक हो गया भाई। एक चीज अपनी बुद्धि में घुसा लो भाई, इसे रिमार्क करके मैं लिखवा देता हूं, अपनी बुद्धि में घुसा लो, हमेशा हमेशा काम आएगा। देखो भाई अगर आपके पास HOH है, ठीक हो गया, इस तरह से, या आपके पास C2H5OH है, ये अटैक कर रहा है, या कोई एसिड अटैक कर रहा है, या देखो भाई CF3C डबल बॉन्ड O, इस टाइप के अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल है तो ये हमेशा SN1 रिएक्शन देंगे, ठीक हो गया। याद रखना H2O के साथ रिएक्शन होगा तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ठीक हो गया। और याद रखना अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन हुई तो उसको क्या बोलते हैं, एसिटोलाइसिस, ठीक हो गया भाई। याद रखना याद रखना हाइड्रोलाइसिस और एसिटोलाइसिस दोनों के दोनों क्या होते हैं, SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक हो गया भाई। तो इस तरह से मैंने आपको फैक्टर इफेक्टिंग SN1 एंड SN2 कंप्लीट करवा दिया है भाई, ठीक हो गया। आप लोग इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा भाई, ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।